गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है बच्चों। हम चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों, कैसे और संविधान का दर्शन, इस पर चर्चा कर रहे थे। तो उसमें से कुछ स्टार्टिंग हो चुका था बच्चों, और उसमें हमने जाना था कि भारतीय संविधान कब बना, उसको बनने में कितना समय लगा। तो पार्ट 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 1 के पार्ट 4 के माध्यम से हम आगे जानेंगे कि भारतीय संविधान में कितने सदस्य थे। तो संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। 389 सदस्य थे, जिसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के जो अधीन 11 प्रांत थे, उसमें से 4 चीफ कमिश्नरों के प्रांत तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से चुने गए थे। तो 389 सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर इस प्रकार थी। तो प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य वर्ग में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था, अर्थात संविधान समिति में उनको लिया गया था। प्रत्येक विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया था, अर्थात जनसंख्या के आधार पर उन सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया था जो जिस समुदाय से संबंध रखते थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। इसके अलावा बच्चों, देशी रियासतें जो अभी भी ऐसी रियासतें थी, देशी रियासतें जिन पर अभी भी राजाओं की शासन व्यवस्था चलती थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो हमारा लोकतंत्र है वो राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र भी होगा। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक ना हो, अर्थात सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। सामाजिक लोकतंत्र से तात्पर्य है कि जीवन के उस मार्ग से जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया। तो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति को समता, स्वतंत्रता और एक दूसरे से बंधुत्व, भाईचारे की भावना हम रखते हो। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक संयुक्त रूप से बनाते हैं कि इनमें से एक दूसरे को अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन का ही विफल कर देना है। स्वतंत्रता की समता से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। समानता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों को अनेक व्यक्तियों का प्रभुत्व को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुत्वता के बिना स्वतंत्रता एवं समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकती। अतः फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को भारतीय संविधान में भी साकार रूप दिया गया है। अर्थात किसी भी देश की सफलता के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता आवश्यक है, और हम इनको अलग नहीं कह सकते, बल्कि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना एक दूसरे का अस्तित्व नहीं है, अर्थात मानव का अस्तित्व नहीं है। आगे संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, तो 3 जून 1947 को जो योजना विभाजन के अनुसार सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, अर्थात भारत पाक विभाजन, अर्थात भारत का विभाजन होने के बाद भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या जो 389 निर्धारित की गई थी, अब 299 रह गई।
और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 26 जनवरी 1949 को कुछ 200 यानी कि 284 सदस्य उस सभा में उस कमेटी के प्रारूप बनाने के लिए उपस्थित हुए थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन की उपजी विभीषिका तथा हिंसा के मध्य संविधान का निर्माण हुआ। परंतु संविधान निर्माताओं ने बड़े ही धैर्य से भारतीय संविधान में बिना किसी दबाव में आए हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान ने नागरिकों को एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को केवल सुरक्षा ही नहीं वरन धार्मिक पहचान का भारतीय नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात जो अल्पसंख्यक थे, जिनकी संख्या कम थी, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं बच्चों हमारे भारतवर्ष में। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को अंगीकार करते हुए राज्य को धर्म से विलग रखा, अर्थात अलग रखा। अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे, तथापि उसे अधिक से अधिक प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। इसके अलावा संविधान सभा में अनुसूचित जाति के 28 सदस्य थे तथा राजनीतिक दलों का प्रश्न उठता है तो विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान में कांग्रेस का वर्चस्व था। 82% सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की। कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं के लोग थे, अर्थात एक ऐसी पार्टी जिसमें सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब बात करेंगे संविधान सभा के कामकाज की शैली कैसी थी। तो संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे। संविधान बनाने के लिए बनाई गई प्रक्रिया एवं सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों को ही संविधान सभा को लोकप्रियता का आधार बनाया था। अर्थात जहाँ प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले किसी सभा के लिए आवश्यक है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागिता हों, तो भारतीय संविधान की जो संविधान सभा थी बच्चों, उसमें सभी वर्ग के लोगों को भागीदारी प्रदान की गई थी, अर्थात सभी वर्ग से उसमें लोग चुनकर आए थे। तो प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए आवश्यक था कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों। यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का प्रतिनिधित्व न करें, बल्कि संविधान सभा के सदस्य विभिन्न वर्गों जातियों से थे, परंतु देश हित में संविधान का निर्माण का कार्य किया गया। उनमें अपने हितों को लेकर कोई टकराव नहीं हुआ। अर्थात संविधान सभा में जो सदस्य थे बच्चों, उन सदस्यों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर भारतीय के लिए एक अच्छा विश्व का सबसे विशाल निर्मित संविधान बनाकर तैयार किया। मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। यद्यपि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, राज्यों के केंद्र के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियाँ होनी चाहिए, संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, भौतिक स्वरूप क्या है, दलित और आदिवासियों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, इन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई, क्योंकि ये बच्चों महत्वपूर्ण विषय थे उस समय के। जो आधुनिक राज्य आधारभूत सिद्धांत हैं, संविधान का केवल एक ही संविधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया हो। अर्थात भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें विवाद नहीं हुए और उसको आसानी से पास करने में सफलता प्राप्त हुई। सार्वभौमिक मताधिकार, अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार क्या है? उसका अर्थ यह है कि बिना किसी धर्म,
जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। तो बच्चों, आप जानते हैं भारतवर्ष में 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है वह बिना किसी जाति, धर्म के भेदभाव के, लिंग के आधार पर वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अर्थात उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह अनपढ़ भी क्यों ना हो, उसको भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान और इससे बढ़िया व्यवहारिक कुछ और नहीं हो सकता था। संविधान सभा को वास्तविक शक्ति इस बात से भी मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का कार्य कर रही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा, तर्कपूर्ण बहसों पर काफ़ी जोर दिया। उन्होंने केवल अपने हितों की बात नहीं की, वरन अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक करार दिया। संविधान सभा में कई छोटे मोटे मुद्दों पर चर्चा हुई एवं हर अनुच्छेद को लेकर विस्तृत एवं बारीकी से बातचीत हुई। यह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से मानती है। ये बहसें भी फ्रांसीसी तथा अमेरिका क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण एवं यादगार हैं। अर्थात समझने का तात्पर्य बच्चों यहाँ है ये है कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, सभी को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कार्यविधि, संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का स्पष्ट महत्व दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। प्रथम कमेटियां संविधान निर्माण प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने हेतु गठित की गई। इसमें प्रक्रिया में समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, विशेष समिति उल्लेखनीय हैं। अर्थात भारतीय संविधान सभा जो गठित की गई थी उसमें से 8 कमेटियां मुख्यतः गठित की गई थी। दूसरे वर्ग में जो महत्वपूर्ण है संविधान सभा का निर्माण करने वाली समितियां थी, जिसमें संघ समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति, मूलाधिकारों और अल्पसंख्यक आदि से संबंधित समितियां थी। तो बच्चों, भारतीय जो संविधान सभा बनाई गई उसमें अनेक कमेटियों का गठन किया गया था जिनको भिन्न भिन्न कार्य सौंपे गए थे। इसके अतिरिक्त प्रारूप समिति थी जिस पर संविधान को अंतिम रूप देने का भार था। तो भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसका उद्देश्य था भारत के लिए एक संविधान का गठन करना, निर्माण करना। तो 29 अगस्त 1947 को गठित की गई। डॉक्टर अंबेडकर इसके सभापति चुने गए। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते रहे। ये ऐसे लोग थे, उनके विचार पर हर बात एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस एवं गांधी के कड़े आलोचक थे। उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान एवं पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते रहते थे। अर्थात हालांकि उनके बीच में व्यक्तिगत मतभेद थे, लेकिन कानूनी दृष्टि से एक दूसरे जो अंबेडकर हैं और गांधी जी हैं, दोनों दलितों का विकास करना चाहते थे। मैकडोनाल्ड अवार्ड, जिसमें दलितों का अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, उस दौरान गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, जिसमें दलितों के साथ पूना पैक्ट समझौता हुआ। तो पूना पैक्ट एक महत्वपूर्ण समझौता है जो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच 1932 में बच्चों हुआ था। पटेल नेहरू में बहुत से मुद्दों पर मतभेद थे, असहमति थी। पंडित नेहरू समाजवादी विचारों से प्रेरित थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पटेल जैसे नेता दक्षिणापंथी थे। फिर भी सबने मिलकर एक साथ काम किया। हर कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर पूरे संविधान में चर्चा की गई। साधारणतः यह प्रथम प्रयास था कि इस फैसले आम राय से ही कोई प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न था। तो इन प्रावधानों ने हर अवसरों पर हर सरोकार को, हर शंका को समाप्त करते हुए एक लिखित संविधान भारत को
दिया, जिसको बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा बच्चों, और जिसके लिए 166 बैठकें आयोजित की गई। तो इस प्रकार भारतीय जो संविधान है बच्चों वह बनकर तैयार हुआ, उसको अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को बच्चों लागू किया गया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या थी। धन्यवाद।